कभी सोचा है कि हमारी चारों तरफ की दुनिया, ये जो भी हम देखते हैं, ये बनी कैसे है? हमारे घर, बड़े बड़े पुल, गाड़ियां, इन सब की बुनियाद में ना एक ही चीज है, स्टील। पर इस जरूरी मेटल को बनाने की कहानी सीधी नहीं है। ये तो चुनौतियों से भरा एक, कह सकते हैं, एक सफर है। एक देश को बनाने के लिए आखिर लगता क्या है? क्या सिर्फ चमचमाती सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ही काफी है? हाँ, ये सब जरूरी तो हैं, बिल्कुल जरूरी हैं, लेकिन इन सब की कहानी एक ऐसी जगह से शुरू होती है जिसके बारे में शायद ही कोई सोचता होगा। जी हाँ, एक मॉडर्न देश की नींव स्टील से बनती है, ये तो हम जानते हैं। और इस स्टील की कहानी वो शुरू होती है घने जंगलों की गहराई से, वहीं जहाँ इसका सबसे जरूरी कच्चा माल, इसका रॉ मटेरियल छिपा हुआ है। तो चलिए, हमारे सफर का पहला पड़ाव है जंगल, और वो नियम कानून जो तय करते हैं कि स्टील का रॉ मटेरियल यहाँ से कैसे निकाला जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कानून है वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अब ये बनाया क्यों गया? ताकि माइनिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए जंगलों को अंधाधुंध काटा ना जाए। और मजे की बात यह है कि आयरन ओर जैसे सबसे जरूरी मिनरल्स मिलते भी अक्सर घने जंगलों वाले इलाकों में ही हैं। अच्छा, तो माइनिंग शुरू करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये प्रोसेस काफी लंबा और पेचीदा है। मतलब माइनर्स को कई लेवल से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले उनका प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, वो उसे रिव्यू करती है और फिर फाइनल मंजूरी के लिए इसे सेंटर के पास भेजा जाता है। ये एक बहुत ही सख्त प्रोसेस है। और बात सिर्फ परमिशन पर ही खत्म नहीं होती। एक और बहुत जरूरी नियम है जिसे कहते हैं कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। अगर माइनिंग के लिए 1 हेक्टेयर जंगल काटा जाता है तो कंपनी को उसके बदले में या तो उतनी ही जमीन पर जो जंगल नहीं है वहां पेड़ लगाने होंगे, या फिर उससे 2 गुनी खराब हो चुकी जंगल की जमीन पर। और हाँ, इसका सारा का सारा खर्चा भी कंपनी को ही उठाना पड़ता है। रुकिए, लागत का मीटर अभी भी चल रहा है। माइनर्स को एक और पेमेंट करनी पड़ती है जिसे नेट प्रेजेंट वैल्यू या एनपीवी कहते हैं। ये क्या है? ये उस जंगल के खत्म होने की, एक तरह से कहें तो इकोलॉजिकल कीमत है। और ये कीमत हर 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक हो सकती है। तो सोचिए, पर्यावरण की कीमत को सीधे सीधे पैसों में बदल दिया जाता है। तो ठीक है, जंगल वाला हिस्सा तो हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये सब बनता कैसे है। तो जंगलों से निकलकर अब हम इस कहानी के इंडस्ट्रियल दिल में जा रहे हैं, स्टील की फैक्ट्रियों में। देखिए, जब भी हम स्टील की बात करते हैं तो दिमाग में अक्सर बड़े बड़ी कंपनियों के नाम आते हैं, है ना? लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। भारत के टोटल क्रूड स्टील प्रोडक्शन में 40% से भी ज्यादा का हिस्सा छोटे यानी कि सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स का है। जी हाँ, 40% से ज्यादा। तो सवाल उठता है कि ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स हैं कौन? ये ज्यादातर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, यानी MSMEs। ये छोटे छोटे बिजनेस हमारी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की असली रीढ़ की हड्डी हैं, जो कह सकते हैं कि बिना किसी शोर शराबे के देश को बनाने में लगे हुए हैं। और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब भी किसी कंस्ट्रक्शन में स्टील का ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो डेवलपमेंट की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। सड़कें हों, पुल हों, बिल्डिंग्स हों, ये सब कुछ असल में इन्हीं की वजह से मुमकिन हो पाता है। ठीक है, तो हमने जंगल देख लिए, फैक्ट्रियां भी देख ली। अब चलते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी बाजार, और देखते हैं कि सरकार इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए कीमतों को कैसे कंट्रोल करती है। तो हुआ ये कि मई 2022 में सरकार ने स्टील की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए। और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, आम लोगों और इंडस्ट्रीज को स्टील और उसके रॉ मटेरियल के बढ़ते दामों से राहत देना। अब सरकार की स्ट्रैटेजी 2 तरफा थी। एक तरफ उन्होंने कोयला और कोक जैसे जरूरी रॉ मटेरियल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को 0 कर दिया। इससे क्या हुआ? देश में इन्हें लाना सस्ता हो गया। वहीं दूसरी तरफ आयरन ओर और फिनिश्ड स्टील के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ा दी गई, ताकि ये माल देश से बाहर कम जाए और यहीं के मार्केट में ज्यादा अवेलेबल हो। मकसद एकदम क्लियर था, सप्लाई बढ़ाओ, कीमतें घटाओ। तो अब वक्त है इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ने का। जंगल, फैक्ट्री और बाजार, ये तीनों मिलकर एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट बनाते हैं। देखिए, स्टील की पूरी पॉलिसी असल में इन 3 पिलर्स पर टिकी है।
पहला, पर्यावरण को बचाना, दूसरा, हर तरह की इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, और तीसरा, बाजार में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना। और इन तीनों के बीच एक नाजुक सा बैलेंस बनाए रखना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या प्रोग्रेस और प्रिजर्वेशन, मतलब विकास और पर्यावरण, हमेशा एक दूसरे के आमने सामने ही खड़े रहेंगे, या फिर कोई ऐसा रास्ता भी हो सकता है जहां ये दोनों साथ साथ चल सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।